शावी एरा का फर्स्ट गेम हम लोग खेल चुके हैं और हम लोग को एक अच्छा रिजल्ट मिला है। बार्सिलोना 1-0 जीत गई है स्पेनियोल से। और ये जो गेम है ना, ये गेम काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैं अपने प्रीव्यू में भी बोल रहा था जानने के लिए कि यार शावी के टैक्टिक्स क्या क्या थे, शावी किस हिसाब से गेम को एग्जीक्यूट करवाता है प्लेयर से, प्लेयर किस हिसाब से खेल रहे थे। और इस गेम में हम लोग को बहुत सारे पॉजिटिव्स मिले यार। सीधी सी बात है, बार्सिलोना ज़्यादा इंटेंस दिख रही थी, बार्सिलोना हाई प्रेस तो कर ही रही थी, बट बार्सिलोना की जो पासिंग है वो ज़्यादा क्रिस्प दिख रही थी, ज़्यादा फास्ट दिख रही थी। बार्सिलोना का जो बॉल मूवमेंट है वो भी काफ़ी सही दिख रहा था। जो प्लेयर्स है वो अपनी प्रॉपर पोजीशंस पे खेल रहे थे, प्लेयर्स को पता था कि उनको किस पोजीशन पे खेलना है और वो वही वही चीज़ें कर रहे थे जो शावी ने उनको ड्रेसिंग रूम में बोली हुई थी। एकदम ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद बार्सिलोना की जो बॉल विनिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही दिख रही थी। अब यार देखो, इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें एकदम आराम से बैठ कर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि बार्सिलोना का फॉर्मेशन क्या क्या था, क्योंकि एक जो था काफ़ी सरप्राइजिंग चॉइस था, उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि बार्सिलोना विद द बॉल कैसी थी, बार्सिलोना का बिल्डअप प्ले कैसे स्टार्ट हो रहा था, बार्सिलोना अटैक कैसे कर रही थी। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि बार्सिलोना विदाउट द बॉल कैसी थी, डिफेंडिंग के टाइम कैसी थी, बॉल इंटरसेप्शंस के टाइम बार्सिलोना कैसी थी। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि बार्सिलोना के इस गेम में पॉजिटिव्स क्या क्या थे और नेगेटिव्स क्या क्या थे। तो ठीक है, हम लोग सीधा सीधा शुरू करते हैं। तो बार्सिलोना जैसा कि हम सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था। पीके और एरिक गार्सिया हम लोग के सेंटर बैक्स थे, मिनगेजा हम लोग का राइट बैक था, जॉर्डी अल्बा हम लोग का लेफ्ट बैक था, मिडफील्ड में हमारे पास बुस्केट्स था, फ्रेंकी डियोंग था और निको गोंजालेस था। अटैक में हम लोग के पास लेफ्ट हैंड साइड पे गावी खेल रहा था, मिडिल में मेम्फिस डिपाई खेल रहा था और राइट हैंड साइड पे इलियास खेल रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। इलियास यार 2004 में पैदा हुआ है, वो 17 साल का है अभी और वो खेल रहा था। उसने गेम को स्टार्ट किया था, उसने डर्बी को स्टार्ट किया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चॉइस थी और इसने इंप्रूव भी किया। उसके बारे में हम लोग आगे बात करते थे। यार अब हम लोग देख लें कि तो बार्सिलोना का जो बिल्डअप प्ले है, बार्सिलोना का बिल्डअप प्ले कैसा हो रहा था, बार्सिलोना गेम को स्टार्ट कैसे कर रही थी। यार मैंने अपने प्रीव्यू में भी बोला था कि ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि बार्सिलोना का कौन सा प्लेयर डीप ड्रॉप करता है हम लोग के दोनों सेंटर बैक्स को सपोर्ट करने, अगर हम लोग बिल्डअप प्ले स्टार्ट करते हैं तो सरप्राइजिंगली इस गेम में ना बुस्केट्स ने ड्रॉप किया, ना फ्रेंकी डियोंग अंदर आया बॉल को कलेक्ट करने के लिए और सेंटर बैक्स की मदद करने के लिए, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि स्पेनियोल का जो था वो सिर्फ एक ही प्लेयर था, डी थॉमस, जो कि आगे पुश कर रहा था, जिसके कारण एरिक गार्सिया और पीके से ही हम लोग का काम निकल गया। ये दोनों मिलके ही पूरी फील्ड को संभाल ले रहे थे, ये दोनों मिलके ही गेम को स्टार्ट कर दे रहे थे। अब जब इन दोनों के पास एक बार बॉल आ जाती है, अब यहाँ से असली खेल शुरू हो जाता है, यहाँ से असली टैक्टिक्स का खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि जो बुस्केट्स था, अगर तुम लोग कल का गेम देखोगे तो तुम लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि बुस्केट्स ज़्यादा डीप ड्रॉप नहीं कर रहा था, बुस्केट्स थोड़ा सा आगे खेल रहा था, थोड़ा हायर अप द पिच खेल रहा था। अब इस चीज़ के कारण, बुस्केट्स की पोजिशनिंग के कारण निको गोंजालेस और फ्रेंकी डियोंग, इन दोनों की पोजिशनिंग पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गया। जब बुस्केट्स हाई पुश कर रहा था तब फ्रेंकी डियोंग और निको को अच्छी खासी फ्रीडम मिल गई थी और ये लोग अच्छा खासा अपना मूवमेंट कर पा रहे थे, कभी आगे जा रहे थे, पीछे जा रहे थे, लेफ्ट राइट भी ये लोग अपना मूवमेंट कर पा रहे थे। अब जब बॉल एक बार एरिक गार्सिया या फिर पीके के पास आ गई तो ये लोग बॉल दे रहे थे सीधा सीधा फ्रेंकी डियोंग को, सीधा सीधा निको गोंजालेस को। अब जब इन दोनों के पास बॉल आ जाती है ना, इन दोनों के पास बॉल आ जाती है, तब हम लोग का जो कनेक्शन है, जो अटैक का और मिडफील्ड का, ये यहाँ पे शुरू हो जा रहा था। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये सिचुएशन बन रही थी कि गावी खेल रहा था, जैसे कि मैंने बताया लेफ्ट विंग पे, तो गावी हम लोग को पता है नेचुरल विंगर है नहीं, इसलिए गावी थोड़ा सा बीच में आ रहा था, गावी थोड़ा सा इंटीरियर बन के खेल रहा था, ठीक है ना, गावी थोड़ा थोड़ा सेंट्रल रीजन्स में आ रहा था। अब जब गावी सेंट्रल रीजन्स में आ रहा था तो उसके कारण जॉर्डी अल्बा हायर ऑफ द पिच पुश कर रहा था, ठीक है। अब जब ये जॉर्डी अल्बा ऊपर चले आता है तब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि तीन लोगों की सिचुएशन बन जाती है। हम लोग के पास अल्बा भी आ गया, हम लोग के पास फ्रेंकी डियोंग भी आ गया और हम लोग के पास गावी भी आ गया है। मतलब बेसिकली हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। और इसलिए तुम लोग देखोगे कि पहले पूरे हाफ में हम लोग का जितना भी अटैक हुआ है, जितने भी हम लोग के अटैक हुए हैं, वो मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड से ही हुए हैं, क्योंकि गावी का और फ्रेंकी डियोंग का जो कनेक्शन है इतना प्यारा लग रहा था, इतना मजा आ रहा था उसको देखने में। गावी के बैक पासेस देख लो यार तुम, गावी कितना सही प्लेयर है यार, गावी कितना ज़्यादा सही प्लेयर है। गावी की जो पोजीशनिंग है, जो उसका प्ले है, इतना स्मार्ट प्ले, ये मैं क्या बताऊँ। हाँ तो खैर मैं बोल रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। जॉर्डी अल्बा भी आगे पुश कर रहा था, वो अंदर क्रॉसेस भी दे रहा था, लो क्रॉसेस दे रहा था। ये काफ़ी याद रखने वाली बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ हाई क्रॉस नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि जैसे कि मैंने बताया बिल्डअप प्ले के टाइम जब भी फ्रेंकी डियोंग के पास या फिर निको गोंजालेस के पास बॉल आती है, तब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो रही थी कि मेम्फिस डिपाई थोड़ा सा अंदर आ रहा था, जैसे कि सॉर्ट ऑफ फॉल्स नाइन वाला रोल जो होता है ना, वो थोड़ा सा अंदर आ जा रहा था। अब जब मेम्फिस डिपाई थोड़ा सा अंदर आता है तब फ्रेंकी डियोंग या फिर निको गोंजालेस इसको पास देते हैं और उसके बाद ये दोनों आगे चले आते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे कि शावी ने बोला है कि फ्रेंकी डियोंग को आगे जाना पड़ेगा और कल के पूरे गेम में फ्रेंकी डियोंग ने वही किया। फ्रेंकी डियोंग और निको गोंजालेस दोनों के दोनों पूरा अच्छा आगे जा रहे थे। फ्रेंकी डियोंग लेफ्ट हैंड साइड से पूरा आगे जा रहा था और निको गोंजालेस कहीं ना कहीं सेंटर से आगे जा रहा था। अब ये दोनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जॉर्डी अल्बा के पास जब बॉल आती है, जॉर्डी अल्बा लो क्रॉसेस देता है, तो जब लो क्रॉसेस आते हैं तब तुम लोग खुद देख लो हमारे पास कितने
सारे अटैकर्स हो जाते हैं गोल मारने के लिए। हम लोग के पास निको गोंजालेस खड़ा हुआ है, हम लोग के पास गावी भी अंदर घुस जाता है तब तक, उसके बाद फ्रैंकी डियोंग भी है और उसके बाद मेम्फिस डिपाय तो है ही है। मतलब 4 अटैकर्स हैं, इसलिए ये जो सारे क्रॉसेस थे ये वेस्ट नहीं हुए, जो कि कुछ गेम्स पहले होता रहता था। हम लोग के बहुत सारे अटैकर्स थे जो बॉक्स में जा रहे थे और जिनको चांसेस मिल रहे थे शूट करने के। इनफैक्ट बुस्केट्स ने भी 2 से 3 शूट किए हैं कल, ठीक है। अब ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड की बात। राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा था, अब देखो जैसे कि तुम लोग को पता है कि मिनगेजा जो है वो उतना अच्छा ऑफेंसिव प्लेयर नहीं है। मिनगेजा मैं तो कहता हूँ उतना अच्छा राइट बैक ही नहीं है। अब यार देखो हम सब लोग को पता है मिनगेजा अपना 100% देता है। मिनगेजा बहुत बहुत सही प्लेयर बन सकता है अगर वो सेंटर बैक पे खेले, बट मिनगेजा राइट बैक पे एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहा है। कल पूरे टीम में सबसे पुअर परफॉर्मेंस किसी का था तो मिनगेजा का था। अब हो सकता है उसकी पोजीशनिंग के कारण हो, जो भी है वो सही जगह नहीं खेल रहा था, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि भले ही उसने हार्ड वर्क किया हो बट वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहा था। अब यार हम लोग यहाँ पे पॉइंट की बात पे आते हैं कि मिनगेजा उतना अच्छा ऑफेंसिव प्लेयर नहीं है। उसके कारण क्या हो रहा था कि मिनगेजा आगे पुश नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। मिनगेजा आगे नहीं जा पा रहा था। मिनगेजा कहीं ना कहीं हम लोग के सेंटर बैक के साथ खेल रहा था। हम लोग कहीं ना कहीं 3 सेंटर बैक वाला जो है चीज़ पीछे कर दे रहे थे। अब क्योंकि मिनगेजा आगे नहीं जा पा रहा है इसलिए इलियास जो है उसको एकदम स्टिक करना पड़ रहा था, एकदम ज़्यादा चिपक के रहना पड़ रहा था उसको वाइडर रीजन्स में, एकदम प्रॉपर विंग पे चिपका हुआ था इलियास, ठीक है। अब यार देखो इसके कुछ कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज क्या है मैं तुम लोग को बता देता हूँ। एडवांटेज ये है कि क्योंकि निको सेंट्रल होकर खेल रहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, निको के सेंट्रल होकर खेलने के कारण इलियास को बहुत सारा स्पेस मिल जा रहा था। इलियास को कोई अच्छे से कवर करने वाला नहीं था, इलियास को कोई अच्छे से देखने वाला नहीं था, उसकी मैक्सिमम सिचुएशंस 1-on-1 ही आ रही थी। तो ये तो एडवांटेज हो गया, बट इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि इलियास अभी 17 साल का है, ठीक है। वो आगे बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा, उसमें बंदे में पोटेंशियल है, ठीक है ना, बट उसमें अभी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया। उसने इंटरव्यू में खुद भी ये बात कही कि वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख पा रहा था और ये उसके गेम से भी पता चल रहा था। इलियास को बहुत सारी सिचुएशंस मिली थी 1-on-1, कुछ में उसने अच्छा किया, कुछ में उसने बैक पास किया और कुछ में उसने अच्छा नहीं भी किया, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम लोग सोच लो, यहाँ पे डेम्बेले जैसा कोई प्लेयर है या फिर सेकंड हाफ में अगर तुम लोग आब्दे को देख लो, उसके जैसा अगर कोई प्लेयर है तो कितना ज़्यादा हम लोग इफेक्टिव हो गए थे राइट हैंड साइड से, ये तुम सब लोगों को बात एकदम अच्छे से पता ही। हम लोग अपने पूरे अटैक की समरी निकाले तो हम लोग को एक ही चीज़ पता चलती है कि हम लोग के जो दोनों मिडफील्डर्स हैं फ्रैंकी डियोंग और निको गोंजालेस, ये दोनों अच्छे से आगे पुश कर रहे थे। गावी थोड़ा सा अंदर घुस रहा था, जॉर्डी अल्बा आगे जा रहा था, बुस्केट्स भी कहीं ना कहीं आगे जा रहा था, बुस्केट्स ने भी 2-3 शॉट मारे, मेम्फिस डिपाय टाइम टू टाइम थोड़ा सा अंदर ड्रॉप कर रहा था और राइट हैंड साइड से इलियास भी अकेला था, वो 1-on-1 सिचुएशंस ले रहा था। अब इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि कल हम लोग के बहुत सारे प्लेयर्स रन बना रहे थे। हम लोग बहुत बार पहले 30 मिनट में हम लोग बहुत बार ऑफसाइड हुए, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग बहुत सारे रन बना रहे थे, चाहे फ्रैंकी डियोंग हो गया, चाहे गावी हो गया या फिर जॉर्डी अल्बा हो गया, ये सब के सब आगे अच्छे खासे रन बना रहे थे। हम लोग का जो मूवमेंट था, जो उन लोगों के हाथ में हम लोग का मूवमेंट था, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प दिख रहा था। हम लोग लो ब्लॉक को कल एकदम आसानी से तोड़ ले रहे थे, ठीक है ना। हम लोग को अच्छे अच्छे चांसेस भी मिल रहे थे, हालांकि हम लोग की फिनिशिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट हम लोग फिर भी अच्छे खासे चांसेस ले रहे थे। और अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने गोल की, जो एक सिंगल गोल पड़ा हम लोग उसकी बात अभी कर लेते हैं। पेनल्टी मिली, अब पेनल्टी थी कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट मेरे हिसाब से तो पेनल्टी थी और पेनल्टी हम लोग को मिल गई तो डिस्कशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मेम्फिस डिपाय ने पेनल्टी बार्सिलोना के लिए गेन किया और उसके लिए तुम लोग सोचो वापस किसने बॉल जनरेट की थी, बॉल जनरेट की थी वापस गावी ने। मेम्फिस डिपाय को पेनल्टी मिली राइट हैंड साइड पे, बहुत अच्छा शूट, एकदम आराम से, एकदम कंपोज्ड शूट और हम लोग का गोल वहाँ पे पड़ गया और ये पूरे मैच का अकेला ही गोल था, ठीक है। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं अपने विदाउट द बॉल परफॉर्मेंस की, अपने विदाउट द बॉल मूवमेंट की। अगर तुम लोग देखोगे कि कल बार्सिलोना बहुत ज़्यादा हाई प्रेस कर रही थी, कल बार्सिलोना बहुत अच्छे से बॉल को इंटरसेप्ट कर रही थी, बार्सिलोना अच्छे से बॉल को विन कर ले रही थी एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। इनफैक्ट सेकंड हाफ में भी बार्सिलोना ने अच्छे से बॉल को रिकवर कर लिया, हम लोग आराम से बॉल को उन लोगों से छीन ले रहे थे। अब इसकी भी वही सेम स्ट्रेटजी थी कि हम लोग को पता है इलियास जो है वो थोड़ा पीछे आता है, वो ट्रैक बैक बहुत अच्छे से करता है, इसलिए इलियास पीछे आ रहा था। मिनगेजा, पीके और गार्सिया ये तीनों वापस सेंटर बैक बन के खेल रहे थे और बुस्केट्स हम लोग को पता है मिडिल में था, फ्रैंकी डियोंग और निको गोंजालेस। स्पेशली मैं निको गोंजालेस की बात करूंगा। निको गोंजालेस की जो फिजिकलिटी है उसके कारण वो इतना अच्छे से प्रेस करता है, इतने प्यारे तरीके से प्रेस करता है। इनफैक्ट उसको एक बहुत ज़्यादा तगड़ा चांस मिल भी गया था, वहाँ पे हम लोग का एक और गोल हो सकता था, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि हम लोग प्रेस काफ़ी अच्छे से कर रहे थे, हम लोग बढ़िया 1-on-1 प्रेस कर रहे थे, अच्छा खासा प्रेस कर रहे थे। उनकी पासिंग लेन्स को हमने एकदम अच्छे से ब्लॉक कर लिया था और जब हम लोग पासिंग लेन्स को ब्लॉक कर लेते हैं तब उनके गोलकीपर के पास कोई चारा नहीं बचता, उसको लॉन्ग बॉल्स देनी पड़ती है। और जब वो लॉन्ग बॉल्स देता है तब पीछे पीके खड़ा हुआ था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल पीके बार बार अपनी पोजीशन छोड़ के आगे आ रहा था और बॉल को इंटरसेप्ट कर रहा था, बॉल को जीत रहा था। पीके और बुस्केट्स ने कल बहुत ज़्यादा हेडर्स जीते हैं हम लोग के लिए। अब जब हम लोग एक बार उनसे बॉल छीन लेते हैं तो उसके बाद जो हम लोग का जो ट्रांजिशन था डिफेंस से अटैक में, वो भी कल काफ़ी ज़्यादा फास्ट दिख रहा था, हम लोग का मूवमेंट अच्छा दिख रहा था। हालांकि हम लोग और क्रिस्प हो सकते हैं, हालांकि हम लोग ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, बट हम लोग आगे जाके आई एम प्रीटी श्योर हम लोग उसमें इंप्रूव कर लेंगे। हम लोग अच्छा खेल रहे थे, हम लोग का जो ट्रांजिशन
था ना, काफ़ी फास्ट दिख रहा था। और इसका वापस की आ जाता है कि फ्रेंकी डियोंग इसका की था। फ्रेंकी डियोंग और मेम्फिस डिपाई ये दोनों की थे, दोनों तेज भागने वाले प्लेयर्स हैं, लोग तुरंत भागने वाले प्लेयर्स हैं, और इनके कारण हम लोग ट्रांजिशन ज़्यादा ईजिली कर पा रहे थे। यार अब हम लोग पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि पॉजिटिव्स क्या कहते हैं हम लोग के इस गेम में। सबसे पहला पॉजिटिव आपडे, क्या प्लेयर है, मैं आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। कितना सही प्लेयर है, कितना उसकी ड्रिबलिंग देख रहे हो यार तुम लोग, उसकी ड्रिबलिंग देख लो, उसका कॉन्फिडेंस देख लो, वो जो एकदम उसका जो पेनिट्रेशन है तुम लोग वो देख लो, कितने आराम से वो कितना एकदम इजीली बटर टाइप का इधर उधर एकदम आराम से घुस जाता है, बॉल को अंदर भी दे रहा है, खुद भी शूट करने का ट्राई कर रहा है। 8 या 9 सक्सेसफुल ड्रिबल्स, 8-9 सक्सेसफुल ड्रिबल्स उसने अकेले कर दिए सेकेंड हाफ में आके। क्या प्लेयर है यार, कितना ज़्यादा सही प्लेयर है यार, कितना ज़्यादा सही प्लेयर है। दूसरा पॉजिटिव आ जाता है सर्जियो बुस्केट्स, क्या गेम था, ओरिजिनल बुस्केट्स देखने को मिला है हम लोगों को, एकदम ओरिजिनल प्रॉपर बुस्केट्स, जिसको देखने की हम लोग को इतने साल से आदत पड़ गई थी। बुस्केट्स कल बहुत ज़्यादा सही खेल रहा था, अच्छे से टाइम निकाल के खेल रहा था, बुस्केट्स एकदम आराम से खेल रहा था, उसके पासेस एकदम सही थे, उसके लॉन्ग बॉल्स देख लो, उसके चिप पासेस देख लो, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी, पूरे गेम को बुस्केट्स कंट्रोल कर रहा था। और जैसे कि मैंने बोला, बुस्केट्स की पोजीशनिंग के कारण फ्रेंकी डियोंग और निको को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही थी। तीसरा पॉजिटिव आ जाता है फ्रेंकी डियोंग अच्छे से वापस अपने फॉर्म में थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। फ्रेंकी डियोंग का रोल जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है, फ्रेंकी डियोंग आगे अटैक कर रहा है। बेसिकली अटैकिंगली हम लोग काफ़ी ज़्यादा सही दिख रहे थे मेरे हिसाब से, और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। हम लोग की जो फिनिशिंग है, हम लोग की फिनिशिंग को हम लोग और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। हम लोग चांस ठीक ठाक बना ले रहे थे, और भी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को फिनिश करना पड़ेगा उन चांसेस को। और हम लोग का जो डिफेंसिव साइड है, हम लोग को उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। डिफेंसिव साइड यार देखो, ये स्पेनियोल के अगेंस्ट हम लोग लकी हो गए सेकंड हाफ में, ठीक है ना, हम लोग लकी हो गए। 2 बार तो उनका पोल ही पड़ गया, बहुत सारे चांसेस मिले थे उनको सेकंड हाफ में, बट हम लोगों को बड़ी टीम्स के अगेंस्ट और ज़्यादा संभाल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे चांसेस नहीं छोड़ेंगे, वो लोग गोल मार के आएंगे। इसलिए देखते हैं कि नेक्स्ट गेम में कौन कौन सेंटर बैक रहते हैं। नेक्स्ट गेम काफ़ी बड़ा गेम है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम है, तो ये सारी चीज़ें देखनी इंपॉर्टेंट रहेगी। पॉजिटिव्स थे, नेगेटिव्स भी थे। राइट बैक को हम लोग को इंप्रूव करना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट दैट। हम लोग को फिनिशिंग में इंप्रूव करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग को इंप्रूव करना पड़ेगा, बट अभी भी काफ़ी सारे पॉजिटिव साइंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो बस यार इतना ही था आज के वीडियो में। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग करते हैं ख़त्म, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विस्का एल बारसा।